गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 22 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। जैसे कि आप आज लिस्ट में देख ही सकते हो, नंबर ऑफ टॉपिक्स आज थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। कुछ टॉपिक्स वैसे भी हैं जो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक। तो पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो अपना जीएस पेपर 3 यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से करेंगे। वल्चर्स के सर्वे के बारे में बात करेंगे। तो कई सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा एल नीनो ला नीना एक ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मॉनसून को काफ़ी इंपैक्ट करता है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को काफ़ी इंपैक्ट करता है। पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा आर्टिकल में आया है तो थोड़ा देख लेंगे कि एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है। उसके अलावा भैया ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसमें एंजल टैक्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, एंजल टैक्स क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वोस्त्रो अकाउंट पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, दोबारा से करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों ने 5-6 महीने पहले इसके बारे में बात किया था। वोस्टर अकाउंट क्या होता है, रुपी और रशियन करेंसी या फिर ये कहिए कि डोमेस्टिक करेंसी और जो फॉरेन करेंसी होती है उसके बीच में कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे ये काम करता है और ये हमारे रुपी के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक एडिटोरियल है काफ़ी बढ़िया, यंग पॉपुलेशन डेट और गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट का इन्वेस्टमेंट से फिर कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक अच्छा सा आर्टिकल इन्होंने यहाँ पे बताया है। हल्का सा पॉलिटिकली मुझे बायस्ड नज़र आया, लेकिन वो सब पार्ट मैंने निकाल दिया है, तो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको देखने वाले हैं। चलिए जी, सीधा बढ़ते हैं पहले पेज पे। केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी। सिंक्रोनाइज्ड ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए पहले ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका ना हर साल वल्चर सर्वे करते हैं, हर साल डेली, मतलब डेली नहीं, हर साल। लेकिन ये सेपरेट सेपरेट करते हैं। उससे क्या होता है, बहुत बार सेपरेट करने की वजह से इनकी जो कैलकुलेशन है वो डुप्लीकेशन हो जाती है। मतलब सोच के देखिए भाई, तमिलनाडु के अंदर जो वल्चर है वो उड़ के कर्नाटका में भी जा सकता है, कर्नाटका के अंदर जो वल्चर है वो उड़ के तमिलनाडु में आ सकता है, केरला में जा सकता है। तो बेचारे केरला वाले भी एक ही वल्चर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले भी कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन हो जाता है। एक्चुअली मेरे वल्चर की संख्या 200 है, लेकिन सर्वे में आ जाती है 500 बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन। तो इस बार इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा देखो हम लोग अलग अलग नहीं करते हैं, एक तो इससे पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज तरीके से कर लेते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बेसिकली डिसाइड किया है। और कहाँ कहाँ पे ये किया जाएगा वो भी आपको हल्का सा बताता चलूँ। तो ये जो किया जाएगा, एक तो वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वहाँ पे किया जाएगा। उस वेनाड के अलावा हमारे पास जो मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलई, वहाँ पे किया जाएगा। और एक दो जगह पे और भी किया जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली जो एरिया पड़ता है वो नीलगिरी वाला टाइप का एरिया है। नीलगिरी मतलब जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। आप क्लियरली देख सकते हो। जैसे ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व अपने पास यहाँ पे आ गया, राजीव गांधी नेशनल पार्क अपने पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आप थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरला के अंदर आ गया। ये नीलगिरी जो है नॉर्थ जो है वो डिवीज़न आ गया इधर से करके आपका। ये बीच में जो है मुद्दुमलाई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर से आ गया आपका। इधर आपका जो है वाइल्ड लाइफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चला गया। तो थोड़ा सा अगर आप लोकेशन को देखो, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। और ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। एक लार्जर बायोस्फीयर रिजर्व है जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब उसका पार्ट है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो वल्चर बेचारे यहाँ से उड़ के यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग ये सब करने वाले हैं। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व अभी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है किए हुए। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। ये ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन मतलब जहाँ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर आपस में मिलता है। आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है, वो आपको करेक्टरिस्टिक्स देता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप की, किसी पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व की, किसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की, आपको करेक्टरिस्टिक्स देगा। फिर आपको ये बताना रहता है कि वो उसका नाम क्या है या फिर वो कौन से स्टेट में है। इस तरह के बड़ा स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो आपसे वो पूछेगा
कैरेक्टरिस्टिक्स में देगा कि दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, आपको वो बताना रहेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अलोंग विद वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला के अंदर पड़ती है, और बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है। तो ये एक पूरे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। मुद्दुमलई का नाम होता है एंशिएंट हिल रेंज, जैसा कि आपको पता ही है जो हमारी पेनिनसुलर ब्लॉक है वो बहुत पुराना ब्लॉक है, ठीक है, एज ओल्ड एज 65 मिलियन ईयर्स, और इससे भी पुराना। तो वेस्टर्न घाट के साथ साथ ये भी बना था। तो मुद्दुमलई का मतलब ही होता है एंशिएंट हिल रेंज। अब ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एंशिएंट हिल रेंज इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो आप इसमें मुद्दुमलई का एग्जांपल दे सकता है। तो ये थोड़ा इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अपार्ट फ्रॉम मुद्दुमलई, तमिलनाडु के अंदर और भी टाइगर रिजर्व हैं हमारे पास, जैसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कलक्कड़ मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व है KMTR, और हमारे पास जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है STR। हल्का हल्का मैंने आइडिया आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट बना के दे दिया है, बाकी इतना वैसे तो सफिशिएंट है आपके लिए, बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप विकीपीडिया वगैरह इधर से इन्फॉर्मेशन आराम से ले सकते हो। हमारे पास अपनी टाइगर रिजर्व की प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप जा सकते हो, हर टाइगर रिजर्व के डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो कलक्कड़ मुद्दुमलई दिस मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व अपने पास है, ये जो है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है तमिलनाडु में, और यहाँ पे आपको ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट से लेके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट तक मिलते हैं, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है, इसे पतझड़ के वन भी कहते हैं, जो कि अपने पत्ते झाड़ देते हैं पर्टिकुलर सीजन के अंदर, ठीक है। जो मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व है, इट वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशंस फर्स्ट टाइगर सेंचुरी ड्यूरिंग 1962, हल्का सा आपका आइडिया होना चाहिए, और इसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया गया था 1976 के अंदर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लायन टेल्ड मकाक। मकाक मतलब मंकी, ये एक मंकी होता है जिसकी पूंछ जो है टाइगर के जैसी होती है, इसलिए इसे टाइगर टेल्ड मकाक कहते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व अपने पास है सत्यमंगलम, जो ऊपर लिखा हुआ था। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कन्फ्लुएंस पे। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ पे मिलते हैं आपस में। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बेटा कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं नीलगिरी में। तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, ब्लैक बक मिलता है, 4 ऑन्ड एंटीलोप, एंटीलोप मतलब इट्स लाइक अ डियर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है, ये वल्चर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वल्चर, वहाँ पे और भी डिफरेंट तरह के वल्चर्स पाए जाते हैं, जैसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। वाइट रम्प्ड वल्चर्स, ये भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। और कभी कभी जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वल्चर्स भी दिखाई देते हैं जो बेसिकली इस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को हम लोग ऐसा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर हम लोग बात करें, एक ज़माना हुआ करता था जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, अब बहुत सारे वल्चर्स हुआ करते थे। जब भी कोई गाय या भैंस मर जाती थी, जानवर कोई मर जाता था, तो मुझे याद है हमारे गांव में उसके ओपन स्पेस पे छोड़ दिया करते थे, तो वल्चर्स आके उनको 2-3 दिन के अंदर खा के ख़त्म कर दिया करते थे। तो वल्चर्स आर एक्चुअली कॉल्ड द एक्सकैवेंजर्स ऑफ द अर्थ, है ना, साफ सफाई करने के काम आते हैं, मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं। बट फिर पता नहीं लेट 90s में क्या हुआ, एक दवाई आई जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। ये एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई है, ड्रग होती है, डाइक्लोफेनेक इसका नाम होता है। इसे जानवरों में एज अ पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जो मुझे याद है बहुत अच्छे से लोग इसको यूज़ किया करते थे, अभी भी करते हैं। तो अब तो खैर इसको बैन कर दिया गया है, इसका एक दूसरा वर्जन आ गया डाइक्लोफेनेक का, जो उतना डेंजरस नहीं होता है। तो इसमें क्या होता था, जो कैटल्स होती हैं, भैंस गाय वगैरह, उनको इंजेक्शन दिया जाता था एज अ पेन किलर। अब होता यह है, वो जब गाय या भैंस की बॉडी में चला जाता है, कैटल की बॉडी में डाइक्लोफेनेक, वो जो बचा वो मर जाता है कैटल, उसको जो वल्चर्स कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से वल्चर्स को किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और ये जो अंडे दिया करते थे, वो अंडे बहुत कमज़ोर हो गए। तो जब ये अंडे देने लगे तो वो फूट जा रहे थे, किडनी की समस्या शुरू हो गई इनको। तो बहुत सारे वल्चर्स की डेथ होना शुरू हो गया, समझ रहे हो। तो एक ज़माना ऐसा था इंडिया में जब साउथ एशिया के अंदर लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा वाइट रम्प्ड वल्चर्स मिला करते थे, और आज इनकी संख्या 10,000 के आसपास रह गई है। तो सोच सकते हो कि हमारी जो बैड प्रैक्टिसेस होती हैं वो नेचर को कितना नुकसान कर सकती हैं। तो अब इनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, कोशिश जारी है, देखते हैं कब होगा।
चलिए बच्चों, विल इंडिया विटनेस एन एल नीनो फोरकास्ट दिस ईयर। देखिए, इस टॉपिक के अंदर काफ़ी टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं। जनरल स्टडीज़ के परस्पेक्टिव से आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सारी चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऑप्शन की टेरिटरी में भी चली गई हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। आपको बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है और हमारी मॉनसून के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। उसका मैकेनिज्म थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ, एल नीनो ला नीना क्या होता है। एल नीनो और ला नीना बेसिकली जो पैसिफिक ओशन होता है वहाँ पे वाटर की मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, अगर आप देखें, ये है देखिए साउथ अमेरिका और यहाँ पे एक करंट चलता है, ठीक है, चिली के आसपास, इसे पेरुवियन करंट कहते हैं और ये कोल्ड करंट होता है, मतलब यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर। ठीक है, जब ये नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है, तो जो हमारी ट्रेड विंड होती हैं वो यहाँ से यहाँ चलती हैं। ठीक है जी, नॉर्मल। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो कोल्ड करंट होता है वो पहले से ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, और ये वार्म वाटर है, ये पहले से ज़्यादा और ज़्यादा वार्म हो जाता है, हल्का सा, मतलब इंटेंसिफाई हो जाता है। कुल मिलाकर आप ये बात मानिए, जब कंडीशन नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं उसे कहते हैं ला नीना। क्या कहते हैं? ला नीना। तो ला नीना इज नथिंग बट लिटिल बिट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। अब इसका अपोजिट होता है एल नीनो। एल नीनो में चीजें अपोजिट हो जाती है बच्चों। जो पेरुवियन करंट वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये हो जाता है वार्म, अपोजिट हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है ये कंपेरेटिवली हो जाता है कोल्ड। तो वाटर जो है उल्टा चलना शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से अमेरिका वाली साइड। पहले चल रहा था वो अमेरिका वाली साइड से ऑस्ट्रेलिया वाली साइड। तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन होती है इसे कहते हैं एल नीनो। ठीक है, इतना सा बस आपको जानना है। हालांकि आप इसके मैकेनिज्म में जा सकते हो, जो कि हमारे ज्योग्राफी का बहुत स्टैटिक पार्ट होता है, पर करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब आप एक चीज को देखिए, थोड़ा आपको मैं बताता चलूं। जब ऑस्ट्रेलिया वाली साइड कोल्ड हो जाएगी, मतलब ड्राई हो जाएगी, ड्राई मतलब नो रेनफॉल, समझ रहे हो। और जब रेनफॉल नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होता है? ड्रोट होता है, ड्रोट, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ड्रोट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, ब्रूने, ये छोटे 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 आइलैंड आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे ड्रोट हो जाता है। लेकिन जब साउथ अमेरिका की तरफ वार्म हो जाता है, वार्म होने से क्या होता है? इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने से क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो रेनफॉल होगी। तो जब एल नीनो होता है तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में ड्रोट होता है और साउथ अमेरिका वाली साइड में फ्लड्स आते हैं। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, अब एल नीनो ला नीनो का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? यूजुअली एल नीनो मॉनसून के लिए अच्छा नहीं होता है। एल नीनो जो है वो मॉनसून को रिड्यूस करता है। ठीक है, मॉनसून के इंपैक्ट को रिड्यूस करता है, 15% तक कर सकता है। लेकिन क्या हमेशा करता है? नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% केस में एल नीनो होगा तो हमारा मॉनसून वीक होगा। एल नीनो इज जस्ट वन फैक्टर आउट ऑफ 20 फैक्टर्स जो मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एल नीनो होते हुए भी मॉनसून पहले से ज्यादा रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो देयर इज एक्चुअली नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो, ला नीना एंड मॉनसून, बट यस, ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो इंपैक्ट होता है। इनका कहना है कि 15% तक का इंपैक्ट पड़ सकता है मॉनसून के सर्कुलेशन में, मॉनसून वीक हो सकता है। अगर मॉनसून वीक होता है वो चलिए वो तो अलग बात है। और क्या हो सकता है? इनका कहना है कि भैया साइक्लोन्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर एल नीनो कंडीशन होती है तो। ठीक है, 3 साल से लगातार फॉर्चुनेटली ला नीना वाली कंडीशन चल रही है, तो 3 साल से इंडिया में मॉनसून बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो अब ये चांस बन रहा है कि एल नीनो आएगा और अगले आने वाले कम से कम 2 साल में मॉनसून वीक रहेगा। लेकिन इसके चांस सिर्फ 50-50% है। हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इस बार अगर एल नीनो जब भी आएगा, इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो भाई डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, क्योंकि 3 साल से लगातार ला नीना चल रहा है। तो ऊपर वाले की जितनी कृपा होनी थी हो गई, अभी थोड़ा मुझे लगता है नुकसान यहाँ पे होगा। खैर, वो एक चीज़ है। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंडियन ओशियन डाइपोल।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं कहूँगा कि आप खुद से इसको पढ़ें, इंडियन ओशन डाइपोल का और मानसून के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इंडियन ओशन डाइपोल हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। हमारा जो इंडियन ओशन होता है, इसके वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसको मेज़र करते हैं। बाकी आप थोड़ा सा गूगल करें, इंडियन ओशन डाइपोल, एक आपके लिए टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है फॉर आवर मानसून। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल दिस अगस्त। देखिए क्वाड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं। अभी तो हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी कर लिया है, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन हुआ करते थे खास यारी दोस्ती वाले, वो अब नहीं रहे। तो जब ऑस्ट्रेलिया से को चैलेंज मिलने लगा चाइना से, तो वो क्वाड के नज़दीक आ गया। पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश किया था मालाबार को ज्वाइन करने का, लेकिन चाइना के दबाव में एक बार ज्वाइन करने के बाद बेचारा बाहर हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोल हो, नेचुरल गैस हो, यूरेनियम हो और लिथियम, जो भी होगा, चाइना सबसे बड़ी मार्केट है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन अभी तो इंडिया भी ऊपर निकल रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं उसके। तो अभी जो है वो मालाबार एक्सरसाइज को पहली बार होस्ट करेगा। पार्टिसिपेशन उसने किया हुआ है पहले भी, होस्ट पहली बार करेगा। मतलब इस बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके मालाबार एक्सरसाइज करने वाले हैं। कहाँ पे जाके? पर्थ में, ठीक है, पर्थ में करेंगे, और अगस्त में करेंगे ये हम एक्सरसाइज हम लोग। तो चारों कंट्री मिलके करेंगी, क्वाड कंट्री, जिसमें आपका जापान आ गया, अपना यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली अभी तो चारों कंट्री कर रही हैं, लेकिन एक ज़माने में जब वो शुरू हुई थी 1992 में, तो इट वाज एक्चुअली बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो 1995 में हुई एक्सरसाइज, फिर 1996 में हुई, फिर इसमें जो है गैप आ गया, फिर 2002 तक, मतलब अगले 6 सालों तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो अमेरिका ने एक्सरसाइज को बंद कर दिया और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। फिर जो है धीरे धीरे 2002 के बाद जब रिलेशन हमारे अच्छे होने शुरू हुए, तो उस एक्सरसाइज को दोबारा से कंडक्ट किया गया। और इसी समय में जो है वो सिविल न्यूक्लियर डील वगैरह भी हो रही थी। बिल क्लिंटन भी इंडिया में आया था अपनी बीवी के साथ, आपने वो देखी होगी सारी स्टोरी, है ना। तो रिलेशन थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो गए थे हमारे उस समय पे। तो फिर एक्सरसाइज हम लोग हर साल करने लगे। तो पहली बार 2007 के अंदर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था 2014 तक, ठीक है। फिर इसमें से जो है 2015 में जापान जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज से बाहर हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए सिर्फ तीनों कंट्री कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया इसमें। और अभी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा। तो भैया अब चाइना कुछ भी कहता रहे, ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, ठीक है। अभी मार्च में, मतलब नेक्स्ट महीने ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में आने वाले हैं, तो बातचीत करके जाएंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, भाई देखिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आप तभी करते हो जिस कंट्री के साथ आपके अच्छे रिलेशन होते हैं। ऐसे किसी आरी गैरी कंट्री के साथ आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं कर सकते। चलिए, वैगनर बॉस प्रिगोजिन स्लैम्स रशियन मिलिट्री चीफ। देखिए ये टॉपिक आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वैगनर ग्रुप क्या है। एग्जाम में कई बार इस तरह की चीजें पूछ लेता है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन पूछ लेता है, कुछ ना कुछ। तो वैगनर एक्चुअली एक प्राइवेट मिलिट्री है, ठीक है। प्राइवेट मिलिट्री कह सकते हो, इसको मिशनरीज भी कह सकते हो। दीज आर द एक्चुअली मिशनरीज जिन्होंने आजकल भैया अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट में और यूक्रेन के अंदर भैया तहलका मचा रखा है। तो वैगनर ग्रुप के जो बॉस हैं मिस्टर प्रिगोजिन, और ये बहुत मल्टी बिलियनियर हैं भाई, और ऑस्ट्रेलिया के, और मिस्टर पुतिन के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं इनके, तो उनको फंडिंग वंडिंग वहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली ये है कि जो रशिया की गवर्नमेंट को जो काले धंधे करने होते हैं, ठीक है, वो वैगनर ग्रुप के थ्रू करते हैं, बिकॉज ये प्राइवेट आर्मी होती है। तो इसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इसको आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, सैंक्शंस वगैरह नहीं लगा सकते। तो माली में, सोमालिया में, उधर लीबिया वगैरह में और अफ्रीका में बहुत चीज़ें जो हो रही है ना, वो ये करवाते हैं। तो बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। पूछेगा आपसे वो, वैगनर ग्रुप वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ मतलब व्हाट इट इज़, दिस इज़ अ प्राइवेट मिलिट्री, ठीक है, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जो कि रशिया से बिलोंग करता है। इतना काफ़ी है, इसकी हिस्ट्री विस्ट्री में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, फिल्मों जैसी लगती हैं, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। एंजल टैक्स प्रोविजंस विल नॉट इम्पैक्ट स्टार्टअप्स। एंजल कौन होते हैं? एंजल होते हैं बच्चों फरिश्ता,
क्या फरिश्ता? तो एक्चुअली फरिश्ते ही होते हैं ये। अब आप ये मान के चलिए कि मेरे मन में एक बहुत शानदार आइडिया है, मेरे एक मन में एक आइडिया है। मान लो कि हम लोग जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, मान लो जिनको ऑफलाइन क्लास चाहिए, ऑनलाइन उनको पसंद नहीं है, तो छोटे छोटे शहरों में टियर 1 टियर 2 सिटीज़ जो होती हैं, छोटे छोटे सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 दिन के लिए फैकल्टी भेजेंगे और उस एरिया में जो भी बच्चे रहने वाले हैं वो वहाँ पे जाके टीचर से पढ़ाई करेंगे। ये एक मान लो एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए तो पैसा चाहिए, आपको वहाँ पे क्लासरूम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लैंड चाहिए, किराए पे सब, भैया ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ खर्चा चाहिए, लेकिन पैसा मेरे पास है नहीं, आइडिया है। तो अगर किसी को मेरा आइडिया पसंद आ गया तो वो मेरे आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे कहते हैं फरिश्ता, मतलब एंजल इन्वेस्टर उसको कहते हैं। हर किसी को कोई ना कोई फरिश्ता मिला है। आप मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, इसको भी एंजल इन्वेस्टर मिला था। आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, उसको भी एंजल इन्वेस्टर मिला था। आप हमारे जो देसी स्टार्टअप्स थे 1990s 80s में शुरू हुए थे, टीसीएस वगैरह, ये सब, इनको भी एंजल इन्वेस्टर मिले हैं। तो किसी ना किसी को किसी ना किसी रूम में एंजल इन्वेस्टर्स मिले हैं, उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल फंडर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी खुद के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अभी जो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है, तो स्टार्टअप कल्चर्स क्या करते हैं, वो एंजल इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब इनको एंजल इन्वेस्टर बहुत बार डोमेस्टिक भी मिल जाते हैं, बहुत बार फॉरेन भी मिल जाते हैं। सरकार ने ये कहा कि भाई अभी मैं फाइनेंशियल बिल जो है, सरकार ने एक प्रपोज किया है जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, जिसे एंजल टैक्स कहा गया है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के स्टार्टअप को अपनी प्राइवेट मतलब जो उसकी इनकम है उसमें से जो पैसा देगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली 2012 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी इंडिया में चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इसका बेसिक पर्पस पता क्या था? इसका बेसिक पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और ब्लैक मनी को रिड्यूस करना। क्योंकि यार देखा है, मान लो मैंने स्टार्टअप ओपन किया है अपना यूपीएससी वाला, और इसमें जो है मान लो टॉम क्रूज ने इन्वेस्टमेंट कर दिया एज एन एंजल इन्वेस्टर। अब टॉम क्रूज के अंदर वो पैसा क्या वो 1 नंबर से आया है, 2 नंबर से आया, मुझे क्या पता, ना सरकार को पता। तो हो सकता है टॉम क्रूज ब्लैक मनी जनरेट करके इन्वेस्ट कर रहा हो। तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए इसको किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर अभी थोड़ा हलचल हो गई है, क्योंकि उनकी तो फंडिंग रुक जाएगी। सरकार ने कहा देखो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टार्टअप्स जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ रजिस्टर्ड हैं या फिर हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं सूटकेस लेके पैसे का, जिनका आता पता नहीं है कहाँ से पैसा आया, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उनके इरादे क्या हैं, भाई उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनको हम लोग एंजल टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी दूसरों पे लगाएंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। एंजल टैक्स के बारे में 110% आई एम श्योर कि अगले एक हफ्ते में कहीं ना कहीं अपना टैक्स सेक्शन में आ जाएगा, तो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी, चलिए। वोस्त्रो अकाउंट का एक आर्टिकल है अपने पास। वोस्त्रो अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, आपको मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बेसिस पे आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। वोस्त्रो एक लैटिन वर्ड है और जिसका नाम होता है योर्स। ठीक है, जिसका नाम होता है योर्स। अब ये मान के चलिए जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप जो है हैदराबाद में रहते हो। अब हैदराबाद में आपका कोई क्लाइंट है और उस क्लाइंट का बिजनेस यहाँ पे मेरे साथ है। मैं वो क्लाइंट है और इधर मेरे साथ उसका वो बिजनेस करता है, लेकिन मेरा अकाउंट मान लो वो सिटी बैंक में है और उस क्लाइंट का अकाउंट हैदराबाद में वो मान लो पीएनबी के अंदर है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है। अब मेरे क्लाइंट और मेरे बीच में जो भी ट्रेड होगी तो पैसा तो लेन देन करना ही पड़ेगा। तो मेरे क्लाइंट को पैसा चाहिए भैया पीएनबी के अंदर, लेकिन मेरा अकाउंट है सिटी बैंक के अंदर। अब ये कैसे काम होगा? अब सिटी बैंक पीएनबी में आसानी से ट्रांसफर नहीं करवा सकता, देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस, राइट। अब चलो फिर तो इंडिया की बात है, आप बोलोगे सर यूपीआई भी तो कर सकते हो। कर सकते हैं, यस, लेकिन मान लो मैं रह रहा हूं यूएसए में और आप रह रहे हो इंडिया में, तब तो आप यूपीआई नहीं कर सकते, तब तो इतना आसान नहीं है ट्रांजैक्शन।
क्योंकि सिटी बैंक से अगर सिटी बैंक में जाना होता तो बात अलग होती, लेकिन सिटी बैंक से पीएनबी में जाना, वो भी अमेरिका से और इंडिया में, बड़ी दिक्कत है भाई। तो इसके लिए वोस्त्रो अकाउंट ओपन किया जाता है। समझ रहे हो बात? अब वोस्त्रो अकाउंट कैसे काम करता है, देखिए नीचे मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ विद एन एग्जांपल। जैसे कोई बैंक है, वो यूएसए बेस्ड है, उसका नाम है बैंक ए, ठीक है, और इसका कोई क्लाइंट है अमेरिका में, ठीक है। इस क्लाइंट का कोई ट्रेडर है यूरोप के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे हैदराबाद में था। अब ये जो क्लाइंट है इस सप्लायर के साथ जो यूरोप में है उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता है। अब इस क्लाइंट को जो यूएसए में है उसको यूरोप वाले को पैसा भेजना है, लेकिन वो पैसा नहीं भेज सकता डायरेक्टली, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए, अलग अलग कंट्री हो गए और अलग अलग बैंक हो गए। उस केस में क्या होता है, ये जो बैंक ए है अमेरिका वाला, ये क्या कर सकता है, ये अपना एक वोस्त्रो अकाउंट ओपन करवा सकता है बैंक बी के साथ, क्योंकि इस बैंक बी में जो यूरोप के अंदर है उसमें इस सप्लायर का अकाउंट है जो यूरोप में रह रहा था। मतलब यूएसए वाला बैंक यूरोप में उस बैंक के साथ वोस्त्रो अकाउंट ओपन कर सकता है जहां पे उस सप्लायर का अकाउंट है। अब तो है मजा आ गया। तो ये यूरोप वाला जो बैंक है वो अमेरिका वाले बैंक के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस को डील कर सकता है। तो होगा क्या, जो अमेरिका वाला बैंक है बैंक ए, वो बैंक बी में जो यूरोप में है उसमें पैसा ट्रांसफर करेगा, बैंक बी वाला उस सप्लायर को पैसा यूरोप के अंदर दे देगा, काम हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए जो ज्यादा समझने वाली बात है, वो है करेंसी। भैया अमेरिका वाले बैंक के पास तो डॉलर है, यूरोप वाले बैंक के पास तो यूरोपियन करेंसी है, यूरो है। अब जो यूरोप के अंदर सप्लायर बैठा है उसको तो यूरो में पेमेंट चाहिए, अमेरिका वाले बैंक में के पास तो डॉलर है। अब ये कैसे काम होगा, यहीं पे काम आता है वोस्त्रो अकाउंट। तो वोस्त्रो अकाउंट एक्चुअली का जो अंदर जो पैसा होता है वो उस करेंसी में होता है जहां पे आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है। तो बात यह है कुल मिला के कि यूरोप के अंदर जो बैंक है वो एक सिर्फ कस्टोडियन है, उसका खुद का पैसा नहीं है, वो बैंक ए के बिहाफ पे उस पैसे की कस्टडी उसके पास है, दैट्स इट। तो दिल्ली से मतलब जो मैंने यहाँ पे किया, और हैदराबाद के अंदर जो यहाँ पे मेरा सिटी बैंक था और यहाँ पे जो पीएनबी बैंक था, बेसिकली जो पैसा सिटी बैंक से पीएनबी में जाएगा वो पीएनबी का पैसा नहीं है, वो सिटी बैंक का ही पैसा है, लेकिन पीएनबी बैंक उसका कस्टोडियन है। इसके लिए पीएनबी बैंक को हल्का फुल्का फीस दिया जाता है कि भाई थोड़ा मेरा पैसा रख ले, कुछ दिन के लिए एक आदमी आएगा वो आपसे पैसा कलेक्ट कर लेगा, ठीक है कोई बात नहीं रख लेंगे, थोड़ा फीस लगेगा कोई बात नहीं फीस दे देंगे। इस तरह से वोस्त्रो अकाउंट काम करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिया और रशिया की ट्रेड की, तो 20 रशियन बैंक्स ने इंडिया के साथ अपने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट ओपन किए हैं, जिसमें से रोस बैंक, ये जो है टिंकोफ बैंक एंड दुनिया भर के बैंक आ गए हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसे काम करता है आपको मैंने बता दिया। यहां पे कौन सी करेंसी इंक्लूड की जाएगी, रूपी, तो सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रूपी में होंगी। तो रशियन बैंक इंडियन बैंक के साथ वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेगा। अब आप यहाँ पे समझ लिए क्या होता है, हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अब मान लो इंडिया में यहाँ पे मैं हूं, मैं रशिया से कोई सामान इंपोर्ट करता हूं, ठीक है। अब भाई इंपोर्ट करूंगा पेमेंट तो देनी पड़ेगी, फ्री में तो नहीं मंगवा रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो बैंक है उसका जो रशिया के अंदर वोस्त्रो अकाउंट है वो उसके अंदर रुपी ट्रांसफर करेगा, और जो रशिया वाला बैंक है वो उसको रशियन करेंसी में कन्वर्ट करके उस बंदे को दे देगा जिससे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मान लो मैं एक्सपोर्टर हूं, तो मान लो रशिया में कोई चीज मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए तो मुझे रुपी में पैसा चाहिए। तो ये जो वोस्त्रो अकाउंट रशिया के अंदर ओपन किया गया है उसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है जो कि रुपी के अंदर है, क्योंकि ये रुपी में करेंसी में डील हो रही है। अब वो वहां से रुपया इंडियन बैंक में डालेगा और इंडियन बैंक जो है मुझे आके पैसा दे देगा। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो रुपी के अंदर होने वाली है, ठीक है। और रुपी की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मार्केट डिमांड के बेसिस पे होता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स हम लोग यहाँ पे रुपये की कीमत नहीं करते हैं, सब जो है वो मार्केट डिमांड के बेसिस पे होता है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इसकी वजह से बहुत ईजी हो जाती हैं।
पर्पज़ क्या है इसका वो आपको पता होना चाहिए। पर्पज़ इसका ये है कि पहली बात तो हम जो फॉरेन एक्सचेंज अपना है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। डॉलर इंडिया से भाग भाग के जो है अमेरिका में जा रहा है, यूरोप के अंदर जा रहा है, तो पहली बात तो उसको रोकना है। डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है, ठीक है। एक तो इससे इंडिया का क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ये करना है। और इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ा बहुत रुपी आना शुरू हो जाए। 2022 के एक सर्वे में जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है भैया, 88% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के अंदर होती है, अमेरिकन करेंसी के अंदर होती है। ओनली 1.6% ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में होती है। तो इस परसेंटेज को हम लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और ये भी जो 1.6% होती है ना, वो इधर विद श्रीलंका, इधर विद पाकिस्तान, थोड़ा बहुत रशिया के साथ होता है, हल्का फुल्का जापान के साथ होता है, जिसके साथ हम लोगों ने करेंसी स्वैप डील वगैरह कर रखा है ना। भाई यूरोप कंट्री वाले ये रुपया क्यों लेंगे, क्योंकि इतना फ्लक्चुएटिंग करेंसी रहता है ना, तो इसलिए जो है वो डॉलर में यहाँ पे मेजरली ट्रेड चलता है। चलिए, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट आता है इंडिया नीड्स टू बजट फॉर इट्स यंग। भाई इंडिया में यंग लोग बहुत हैं, है ना, आपके जैसे लोग यंग लोग बहुत हैं। 2020 में इंडिया की 20.6% पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की तो नहीं, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी यंग पॉपुलेशन है बिटवीन 15 टू 29 ईयर्स, उसमें 20% लोग इंडिया के हैं। मान के चलिए दुनिया का हर 5 में से एक इंसान इंडियन है, यंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे तो इट इज अराउंड 17%। दुनिया के हर 5 वर्कर में से एक वर्कर इंडियन है। तो दुनिया को अगर वर्कर चाहिए, यंग लोग चाहिए काम करने के लिए, भैया बुढ़ापे में तो काम नहीं होता है और बचपन में भी काम नहीं होता है, ये सिर्फ यंग लोग ही काम करेंगे ना भाई। तो इंडिया की यंग पॉपुलेशन के सामने एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और दुनिया भी इसको इंडिया की तरफ एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देख रही है। इसलिए तो सब इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं कि भाई इंडिया ग्रो करेगा 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 करेगा। लेकिन ये यंग पॉपुलेशन बर्डन भी बन सकती है। क्या फर्क पड़ता है यंग पॉपुलेशन हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, होते रहो यंग, क्या फर्क पड़ता है। अगर स्किल है और एजुकेशन है तो बूढ़ा आदमी भी काम कर सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है। यहां पे इन्होंने ये बात कही है कि भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का हमारे पॉलिसी मेकर फायदा उठा रहे हैं। अब बजट को देख लीजिए, हमारे बजट के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिफेंस। बहुत बढ़िया बात है, हमें ये चाहिए। अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो जॉब्स मिलेंगी तो कंट्री ग्रो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सरकार क्यों कर रही है, ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो सके, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और मनरेगा के बजट को कम कर दिया, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और डिफेंस के बजट को बढ़ा दिया। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, लेकिन सोशल वेलफेयर के ऊपर जो पैसा खर्च करना था वो कम कर दिया। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आंगनवाड़ी स्कीम्स वगैरह का पैसा जो है वो बढ़ाया तो है, लेकिन इतना कम बढ़ाया है, इन्फ्लेशन के ज़माने में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाली खास, हेल्थ और एजुकेशन। भाई यंग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर आप उनकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, अगर आप उनके एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं करोगे, तो वो कैसे स्किल्ड होंगे, नहीं हो पाएंगे ना यार। तो यहाँ पे ये पूरा खेल है। अब इन्होंने थोड़ी सी स्टोरी बताई है, चाइना से कंपेयर किया है, ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आप ग्रो करते हो। ऐसा इंडिया ने देखा है, मिड 2000 से लेके इंडिया में खूब सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। 2017 में इसका पीक आया, जब इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 2008-9 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तब से लेकर इंडिया में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस होता नज़र आ रहा है। 2013 के बाद से, 2013 में एक्चुअली पीक था, जो हम लोग सेविंग टू जीडीपी रेशो की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो की बात करते हैं, 2013 में पीक था। 2014 के बाद से वो लगातार रिड्यूस हो रहा है, फिर जो है वो कोविड वगैरह वो सब आ गया। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए,
इससे इकोनॉमी प्रोग्रेस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिसरप्शंस वगैरह आ गई। अब आप इसे चाइना से कैसे कंपेयर करोगे? देखिए, जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008, 9, 10 वो सब चल रहा था, चाइना ने अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा आ रहा था वो आ रहा था पब्लिक सेक्टर से, मतलब सरकार की तरफ से। तो सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया। उसके अपोजिट इंडिया की सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया। चाइना ने अपने पैसे खर्चे को बढ़ाया, हमने अपने खर्चे को कम किया, क्योंकि हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करना था। दोनों कंट्री की अप्रोच बिल्कुल अलग है, राइट। उससे ये हुई कि इंडिया का जीडीपी जो है लगातार गिरने लगा। अब अगर हम यहाँ पे सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी को वेस्ट माना जाता है। आजकल तो रेवड़ी वर्ड का यूज़ किया जा रहा है इसके लिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सब्सिडी वगैरह देते हैं वो रेवड़ी कल्चर है, लोगों को फ्री में चीज़ें दे रहे हैं और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट करेगा। तो सरकार के कुछ लोगों का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट करो रादर देन रेवड़ी, वेलफेयर पे खर्चा मत करो। अरे भाई, अगर आप एजुकेशन पे खर्चा नहीं करोगे, ये भी तो वेलफेयर के अंदर ही आता है। अगर आप हेल्थ पे खर्चा नहीं करोगे तो यंग पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी? सरकार का ये कहना है कि मेरे ऊपर खूब सारा लोन चढ़ा हुआ, डेट, और डेट को रिड्यूस करने के लिए मुझे वेलफेयर के ऊपर खर्चा कम करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, ऐसा सरकार का आर्गुमेंट है। बट इंडिया के ऊपर जो खर्चा है ना, वो मोस्टली इंडिया के ऊपर जो डेट है वो डोमेस्टिक डेट है, समझ रहे हो? वो इंटरनेशनल डेट नहीं है इंडिया के ऊपर, जैसे ग्रीस पे है और इटली के ऊपर है। तो वैसी चिंता नहीं है अपने को। वही हमारे लोकल बैंक, आरबीआई, जनता से पैसा हम लोगों ने उठाया हुआ है। तो अगर आप यंग लोगों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यही लोग, यंग लोग बाद में जाके जॉब्स करेंगे, यही यंग लोग बाद में जाके जो है भाई इनोवेशन करेंगे, पैसा चुका देंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि आने वाला समय जो है वो नॉलेज इकोनॉमी का होने वाला है। अगर आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करोगे, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तो इन लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इनको जॉब्स क्रिएट होंगी और बाद में जाके ये जब लोग पैसे को क्रिएट करेंगे तो सरकार उस पैसे से अपने डोमेस्टिक डेट को चुका सकती है, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए, यहाँ पे ना दो स्कूल होते हैं। पहला स्कूल ये कहता है कि सब्सिडी कम करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रो होगा, जीडीपी ग्रो होगा तो पैसा आएगा। पहला स्कूल ये कहता है। दूसरा स्कूल ये कहता है सब्सिडी बढ़ाओ, खासकर हेल्थ, एजुकेशन, वीमेन वगैरह। सब्सिडी बढ़ेगी तो ये लोग जो है वो स्किल्ड होंगे, हेल्दी होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर तक काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी। ये दो स्कूल हैं। पहले वाला स्कूल है जो कि काइंड ऑफ कैपिटलिस्टिक अप्रोच है। दूसरे वाला जो स्कूल है ये ज़्यादातर वेलफेयर और सोशलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें अमर्त्य सेन वगैरह वो सब आ गए अपने। अमर्त्य सेन जी बीसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो भी एक्चुअली सेकंड अप्रोच की बात कर रहा है। सरकार कह रही है कि मैं सब्सिडी कम करूंगी ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकूं। ये आर्टिकल कहता है कि भाई हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करो, क्योंकि यही लोग बाद में जाके आपको जो है जीडीपी क्रिएट करेंगे। तो जो यंग लोग होते हैं उनके एजुकेशन पे खर्चा करना ज़रूरी है, ठीक है। वो सब इन्होंने यहाँ पे बात कही है। तो ये कुल मिला के आर्टिकल इसी के बारे में बात करता है। और आने वाले समय में इंडिया की यंग पॉपुलेशन जो है वो कम ही होगी भाई, आने वाली बात है। तो इट्स बेटर कि आज हम लोग यंग लोगों में इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में जाके अपने को रिटर्न मिल सकें, है ना। तो ये पूरा आर्टिकल जो है उसकी बात करता है। और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट 2023-2024 डिस्कस how the reduced outlay of some welfare schemes can hurt the
इकोनॉमी। ठीक है, 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स। ठीक है। In the context of the budget 2023-2024, discuss how the reduced outlay of some welfare schemes can hurt the economy। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिखिए आराम से। बाकी आज कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके लिए डाले गए हैं, समय हो तो ज़रूर पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो। ठीक है, बाकी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।